मैं उदयपुर राजस्थान में एसएमओ की पोस्ट पे काम करता था गवर्नमेंट सर्विस में। सोशल मीडिया में इस तरह से देख रहे थे यहाँ किसान किस तरह से सर्दी में सो रहे हैं, तो हमारा विचार आया कि 5-6 दिन की हमारी छुट्टियां बाकी है, तो इन छुट्टियों को किसानों के लिए ले लिया जाए, इनका इलाज किया जाए। तो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। हमने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, तो फिर हमने वीआरएस ले लिया। 8 दिसंबर को उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट का लेटर देके और 9 की शाम को हम यहाँ पे आ गए। 16 को हमें वापस जाना था, 16 दिसंबर को, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हमारा मन यहाँ इस तरह से लग गया और यहाँ का जो माहौल देखा तो हमें लगा कि इनको हमारी जरूरत है। वो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को इस नौकरी से छुट्टी दे दें। जिस तरीके से गांधीवादी सिद्धांत से ये लड़ रहे हैं ना, तो इसमें कोई हार का सवाल ही नहीं उठता, इनकी जीत निश्चित है। मैं कह रहा हूँ ये एक मौका है, इस मौके को यदि इतिहास बनाया जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। यदि आप जिंदगी भर गुरुद्वारे में गए, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया, मंदिर में गए, पूजा की, मस्जिद में गए और यहाँ पे नहीं आए, इस समय आप चुप रहे, तो आपका किया धरा सब बेकार है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ क्यों ਇਹਨਾਂ ਨੇ क्लिनिक ਦੇ तौर पे वरत रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी और कहाँ के आप रहने वाले? मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है। मैं उदयपुर राजस्थान में एसएमओ की पोस्ट पे काम करता था गवर्नमेंट सर्विस में। तो बस सबसे पहले यही बात, यहाँ पे आने का कारण क्या था? नहीं, यहाँ पे आने का कारण ये था कि मैं कोरोना में मैंने 4-5 महीने तक लगातार राजस्थान में काम किया और मेरी छुट्टियां बाकी थी, सीएल मेरी बाकी थी। तो ऐसा विचार आया, मीडिया में इस तरह, सोशल मीडिया में इस तरह से देख रहे थे यहाँ किसान किस तरह से सर्दी में सो रहे हैं, तो हमारा विचार आया कि 5-6 दिन की हमारी छुट्टियां बाकी है, तो इन छुट्टियों को किसानों के लिए ले लिया जाए, इनका इलाज किया जाए। तो हमने इस तरह से गाड़ी को तैयार किया और डिपार्टमेंट से छुट्टियाँ मांगी कि छुट्टियां दे दी जाए, हमें 5 दिन की हम किसान आंदोलन में जा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। हमने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, तो फिर हमने वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट का। 8 दिसंबर को उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट का लेटर देके और 9 की शाम को हम यहाँ पे आ गए। बाद में उन्होंने 15 तारीख तक की छुट्टियां सेंक्शन कर दी थी, 15 दिसंबर तक की, लेकिन 16 को हमें वापस जाना था, 16 दिसंबर को, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हमारा मन यहाँ इस तरह से लग गया और यहाँ का जो माहौल देखा तो हमें लगा कि इनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि रात को भी हम इस गाड़ी में सोते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जो दूसरे मेडिकल स्टाफ्स यहाँ आते हैं वो सुबह लेट 10 बजे करीब, 10-11 बजे करीब यहाँ आते हैं और रात को चले जाते हैं। एक ही हॉस्पिटल जो 24 घंटे चल रहा है आगे, और ये बहुत 14-15 किलोमीटर के दायरे में किसान फैले हुए हैं। तो रात बिरात छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, डायरिया हो गया, कोई और दिक्कत हो गई, तो मेरे को गाड़ी में आके जगह लेते हैं। मैं उनके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ, बस केवल नहाने के लिए या टॉयलेट के लिए जाता है। नहाना धोना भी डेली नहीं हो पाता है, इतने बिजी रहते हैं, तो नहाना धोना भी नहीं हो पाता। और जो आपने पहले जी बताया, आपने सिर्फ 6 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पे आए थे? हाँ, मैं 9 तारीख से 15 तारीख तक की छुट्टी के लिए यहाँ आया था, लेकिन फिर उसके बाद 16 को मेरे को जाना था, 16 दिसंबर को, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं नहीं जा पाया। और जो आपने जो लेटर लिखा था छुट्टी के लिए, जो लीव अप्लाई की थी, उसमें लिखा, ऐसा क्या लिखा था कि उन्होंने आपको मना कर दिया? वो कहते हैं कि इस तरह का पहला मौका है कि कोई आंदोलन में जाने के लिए छुट्टी मांग रहा है, तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, इस पे लिख दीजिए कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है या फैमिली कारण से मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, सब्जेक्ट तो मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं सच बोलूँगा। तो मैंने सच ही लिखा, उन्होंने उसको माना नहीं, वो किसान आंदोलन को उसमें से हटाना चाहते थे। बाद में इंटरफेयर यहाँ आया, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पे लोगों ने डाला, उसके बाद राहुल गांधी जी के इंटरफेरेंस से मेरे को 15 तारीख तक की छुट्टियां मिल गई। लेकिन वो सोच रहे थे शायद 16 को मैं वापस पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मैं भी ये सोच के आया था कि शायद 16 तक मेरी दवाइयाँ खत्म हो जाएगी और मेरे को वापस जाना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ आके जो माहौल देखा, लोगों का सेवा भाव देखा, तो दवाइयाँ तो आगे से आगे लोग देने लग गए मुझे। अभी भी मेरे पास इतनी दवाइयाँ हैं, आगे दूसरे लंगर में मेरे को दवाइयाँ रखनी पड़ती, गाड़ी में रखने की भी जगह नहीं है। तो दवाइयाँ चल रही है, मैं भी चलता जा रहा हूँ, लोगों का काम करता जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जब आपने 15 तारीख तक छुट्टी आपको दी गई, उसके बाद कोई डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई कॉल आई, उन्होंने बुलाया दोबारा, या कोई बात हुई आपकी? हाँ, डिपार्टमेंट वाले मेरे से पूछते हैं कि आपकी डेट बताओ कब आओगे। तो डेट तो मैं बता नहीं सकता, ऐसा कुछ निश्चित नहीं था कि मैं कब आऊँगा, तो डेट में कैसे बता दूँ उनको। तो उन्होंने मेरी सैलरी रोक दी, अभी मेरी सैलरी रोकी हुई है वहाँ पे। और कल ही उन्होंने मेरे को मेरा वीआरएस भी रिजेक्ट कर दिया है। कल रात को ही उन्होंने मेरे को किसी से मैसेज करवाया है कि वीआरएस रिजेक्ट कर दिया उन्होंने मेरा, और लेकिन सैलरी भी नहीं दे रहे हैं और छुट्टी भी पास नहीं कर रहे हैं। केवल 15 तारीख तक की छुट्टी पास की हुई है। अब वीआरए रिजेक्ट हो गया, फिर आगे क्या करोगे? ना, वीआरएस तो रिजेक्ट हो गया, मतलब कि वो कह रहे हैं कि नौकरी करूं मैं जाके वहाँ पे, कि मैं वहाँ जाऊं और नौकरी करूं। इसका मतलब वो ये चाहते हैं मैं वहाँ जाऊं और नौकरी करूं। तो अभी तो नौकरी करने का इतने दिन हो गए, 15 से, वो तो 16 से ही हमें बुला रहे हैं। तो ये उनको चाहिए कि मेरी छुट्टियाँ बढ़ा दे ताकि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह सकूँ। अब छुट्टियाँ नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि वीआरएस भी उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया है। मजबूरी में मेरे को जाना पड़ेगा, वो छुट्टी बढ़ा नहीं रहे मेरी। फिर अब कब आपने जाने का फैसला लिया, कब जाएंगे? अभी कोई निश्चित नहीं है। मैं अभी भी मैं उनसे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी छुट्टियां बढ़ा दी जाए। आगे वहाँ कांग्रेस सरकार है, और कांग्रेस जब इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं, और आज के दिन भी वो राजस्थान में मौजूद हैं। तो और मेरे को राजस्थान सरकार से छुट्टी नहीं मिल रही। आप देखिए कितनी ताज्जुब की बात है। यदि वो मेरे को छुट्टी दे दें तो मैं तो ये आंदोलन जब तक है, जब तक मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा जी, पहले ये बताएं, आप यहाँ पे आए, आपका कोई किसानी के साथ संबंध था कि आप तब आए यहाँ पे? ना, किसानी से मेरा संबंध नहीं था, बस मैं स्ट्रीट काउज जो हैं वो रखता हूँ मेरे पास। मेरी सैलरी से कोई संस्था नहीं बना रखी। जैसे लोग बाग धार्मिक गौशालाएं बना लेते हैं, उनके नाम पे चंदा करते हैं, मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैंने स्ट्रीट काउज रखी हुई हैं, जो धार्मिक लोग सड़क पे छोड़ देते हैं, है ना, जो धर्म को मानते हैं लेकिन सड़क पे गायें छोड़ रहे हैं। सड़क पे गाय मुसलमान की नहीं है, किसी और जाति की नहीं है, हमारी गायें हैं, हिंदुओं की गायें सड़क पे घूम रही है। तो मैं स्ट्रीट काउज को मेरे फार्म पे रखता हूँ और उनकी मेरी सैलरी से उनकी सेवा करता हूँ। कोई चंदा, कोई संस्था नहीं करते हैं, ये काम है। अभी भी उनकी चिंता, मेरे को परिवार से भी ज्यादा उनकी चिंता सता रही है कि वो मेरी सैलरी रोक दी है, उनका क्या होगा, ये मेरे को चिंता सता रही है। कितनी का होगा? लगभग 40 से, मैं उनको काउंट नहीं करता हूँ, तो ये क्योंकि काउंट करने में से ऐसा लगता है कि शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लगभग 40 से 70 के आसपास मेरे पास काउज हैं। फिर जब आप यहाँ पे आए, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उनको बताकर आए थे क्या, उनको बिना बताए आप यहाँ पे आए? नहीं, मैं ऐसे फैसले फैमिली को बता के नहीं लिए जाते हैं। ऐसे फैसले यदि फैमिली को बता दें तो फिर वो फैसला कमजोर हो जाता है, डिस्कशन में पड़ जाता है मामला। तो ये तो कई बार मैं ऐसे मौके चुका हुआ हूँ लाइफ में, और लाइफ के भी इस मोड़ पे आ गए हैं कि ऐसा कुछ काम करने की मेरी इच्छा थी कि मैं जो मेरी फैमिली से रिलेटेड नहीं हो या मेरे परिवार से रिलेटेड नहीं हो, ऐसा काम मैं करूँ जो निस्वार्थ हो। तो इस मौके को मैं चूकना नहीं चाह रहा था। और वास्तव में अभी कुंभ भी चल रहा है, शुरू हो रहा है, तो मेरे लिए तो यही कुंभ है। ये सोच रहा हूँ मैं कुंभ में नहाने आया हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा कुंभ यही है। तो इस मौके को मैं चूकना नहीं चाहता। यहाँ आने के बाद मैंने फैमिली को बताया कि मैं वीआरएस भी अप्लाई कर दिया है और मैं यहाँ आ गया हूँ, किसान आंदोलन में आ गया हूँ। फिर उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा आपको? ना, मैं उनको छोटे छोटे टारगेट देता गया, बच्चों से बात करता हूँ, उनको छोटे छोटे, अब मैं आने वाला हूँ, 15 तारीख को वार्ता चल रही है, अगली वार्ता इतने तारीख को है, समझौता हो जाएगा, नए साल पे आ जाऊंगा। फिर नए साल के दिन मेरी बच्ची का भी बर्थडे था, लेकिन मैं नहीं गया। फिर अब इनको नया टारगेट दिया था कि 26 जनवरी के बाद ये सोल्यूशन निकल जाएगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। फिर अब बोला था 2 महीने हो जाएंगे, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। छोटे छोटे टारगेट देके उनका मन बहलाता रहता हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है, पत्नी के अलावा, और कौन, कितने बच्चे हैं? मेरी वाइफ है, वो भी डॉक्टर है और गवर्नमेंट में डॉक्टर है, और मेरी 3 बेटियां हैं। एक बेटी मेडिकल कर रही है, एक इंजीनियरिंग कर रही है, एक बेटी छोटी है, 9th क्लास में है। तो मेरी वाइफ ही अभी उनको कई सालों से, वैसे ही मेरी वाइफ ही उनको संभालती है, क्योंकि मेरे काम थोड़े ऐसे ही है ना इधर उधर के, तो मेरी वाइफ ही परिवार को संभालती है। और मेरे जैसा आदमी होता है तो आप जानते हो, एक पत्नी पे ज्यादा जिम्मेदारी पड़ जाती है ना, तो मेरी वाइफ ही परिवार को संभाल रही है। फिर बच्चे क्या कह रहे हैं कि वो आपसे गुस्सा नहीं हो रहे कि आप आ ही नहीं रहे, कितना टाइम हो चुका है? ना, बच्चे को गुस्सा नहीं है। बच्चों को तो, और दोस्त लोग उनको बोलते हैं कि तेरे पापा का हमने सुना है वहाँ है, तो खुश हैं बच्चे, तो खुश हैं सब। वाइफ के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, वाइफ नाराज हो सकती है। फिर आप नहीं उनको मिस कर रहे कि मैं बच्चों के पास जाऊं? ना, मैं बहुत कम बात करता हूँ,
मिस तो करते हैं। मैं बहुत कम बात करता हूँ कि नहीं, बात करते हैं तो फिर इमोशनल हो जाते हैं और फिर जाने की इच्छा होती है। और अभी काम बढ़ा है। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें, परिवार के साथ तो पूरी दुनिया रह रही है। सारे डॉक्टर परिवार के साथ ही तो रह रहे हैं, परिवार के लिए ही तो कमा रहे हैं, परिवार के लिए ही तो हम करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें नहीं करना। हमें अभी अभी किसान के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है, जो एम है उसके बारे में सोचना है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। बच्चों को बाद में मना लेंगे, फैमिली को बाद में मना लेंगे, पूरी लाइफ उनके साथ स्पेंड करनी है। पूरी लाइफ उनके साथ स्पेंड कर दी, 80% लाइफ उनके साथ स्पेंड कर दी, 10% भी देश को नहीं दिया, तो देने का समय ही अभी है। कितनी आपकी उम्र कितनी? मेरा 66 का बर्थ है, उम्र को काउंट नहीं करता हूँ मैं। बर्थ मेरा 66 का है। ये बताइए, आप यहाँ गाड़ी में बैठकर जो ये क्लिनिक चलाते हैं, गाड़ी में ही क्लिनिक चलाने का फैसला क्यों लिया आपने? ना, गाड़ी में फिर मेरा यहाँ आने का मकसद नहीं था। मेरे को कई भी लोग और आस पड़ोस के लोगों ने फ्लैट ऑफर किया। किसी ने मेरे को एक ऐसी वीआईपी ट्रॉली ऑफर की जिसमें सारी फैसिलिटीज थी। तो मैंने कहा, मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं सब सुविधाएं छोड़ के आया हूँ। मैं यहाँ किसान जैसे रह रहा है, किसान जैसे टॉयलेट जा रहा है, किसान जैसे नहा रहा है या नहीं नहा रहा है, किसान जैसा खा रहा है, किसान जैसे सफाई कर रहा है, मैं उसी की तरह रहना चाहता हूँ। और मैं इसको दुख नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। कैसे सड़क पे सफाई करना है, कैसे लंगर में सेवा करनी है, कैसे उनके साथ रहना है। और गाड़ी के अंदर रहने से मैं 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल हूँ, जो कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है। इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। फिर आप सोते भी जहाँ पे ही हो, सुबह से रात तक? हाँ, इसी में सोता हूँ। बीच में 6 तारीख को जो 6 फरवरी को तो मेरी तबीयत भी रात को बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि लगातार गाड़ी के अंदर सोना और इसी के अंदर रहने से मैं थोड़ा सा अपने आप को कमजोर में से 6 तारीख को मैं 3 बजे टॉयलेट करने उठा और चक्कर खा के गिर गया। यहाँ भी मेरे कई जगह चोटें आई है, निशान है, सड़क पे बेहोश हो गया था। फिर लोगों ने मेरे को उठा के गाड़ी में लाया तो मुझे पता लगा कि मेरे को गाड़ी के अंदर मुझे होश आया। सड़क पे मैं इस तरह से पड़ा हुआ था। ये मेरे चोट के निशान इस तरह से, यहाँ चोट लगी, सिर पे भी मुझे चोट आई थी, अंदर पलंग पे चोट आई थी। तो अब ये तो अंदर लगातार मैं ऐसे कभी माहौल में रहा नहीं। किसान तो मैं तो बहुत हिम्मत होती है, टेंट में रह रहे हैं, मैं कभी ऐसे माहौल में रहा नहीं था। तो वो थकान, मानसिक थकान कह सकते हैं इसको, मानसिक रूप से थकान मेरे ऊपर जरूर हावी हुई है। अब उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आपके चोट भी लगी, आप चक्कर खाकर भी गिरे, फिर भी नहीं आपने सोचा कि यार अभी तो छोड़ दूं, अभी कहीं और जगह पे अपना क्लिनिक चला लेता हूं? ना, मेरे को सबने बोला, लंगर वालों ने बोला उस दिन जबरदस्ती रात को, उस दिन भी रात को ले जाने लगे थे मेरे को, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा मेरी इतने दिन की मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा और मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगेगा मैं किसी कमरे में जाके सोऊं या किसी फ्लैट में जाके सोऊं या ट्रॉली में जाके सोऊं। तो मैंने कहा इससे तो मैं यहाँ से चला जाऊं जो बेहतर है, लेकिन मैं जब तक रहूंगा इसी तरह से रहूंगा। तो मैंने, चाहे मैं अपने आप को कमजोर महसूस करूं, लेकिन धीरे धीरे वापस ठीक महसूस कर रहा हूं अपने आप को। जब से आप आए हैं यहाँ से गाड़ी को बिल्कुल नहीं हिलाया आपने, कहीं नहीं, और आसपास कहीं नहीं गए? ना, गाड़ी को हिलाया क्या, उसका स्टीयरिंग भी नहीं मोड़ा, बस गाड़ी को थोड़ी देर के लिए सुबह स्टार्ट करते हैं। अब तो हमारे साथ यहाँ चूहे भी रहने लग गए हैं, इस गाड़ी में चूहे घुस गए हैं, वही पिंजरा लगाना पड़ा है हमें। कल परसों पिंजरा लगाया है हमने गाड़ी में, रोज रात को 1-2 चूहे पकड़ के लाते हैं इसमें। ये देखिए पिंजरा लगा रखा गाड़ी में, चूहे का पिंजरा भी लगाया है। अब क्या करने, चूहे भी हमारे साथ रहने लग गए 2 महीने में तो इस गाड़ी में। तो ये स्थिति है। फिर आपको अभी फिक्र नहीं है कि गाड़ी भी खराब हो रही है और सेहत भी आपकी खराब हो रही है, इतनी ठंड में रह रहे हैं? ना, सब ठीक हो जाएगा, ये तो टाइम की बात है। मेरे से ज्यादा 80 साल के बुजुर्ग और 90 साल के बुजुर्ग ऐसे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, इनको देख के तो हमें हिम्मत आ रही है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे समय निकल जाएगा, ये तो समय निकल रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। यानी कि आप जितना जोश आप में आ रहा है वो सिर्फ किसानों को आसपास का माहौल देखकर ही, इनको देख के ही आ रहा है। इनकी सेवा देख के हमारी सेवा बहुत छोटी लग रही है, इनकी मेहनत देख के हमारी मेहनत बहुत छोटी लग रही है, इनका जज्बा देख के हमारा जज्बा बहुत छोटा लग रहा है। हमने तो लग रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, या किसी और को लग रहा है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन जब इन लोगों को देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम कोई बहुत महान काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखा आपने जब आप 9 दिसंबर को आप यहाँ पे आए थे, कैसा माहौल था यहाँ पे? क्योंकि आपने तो ऐसा कभी देखा नहीं था, अपना किसानी के जो किसान होते हैं ना, आपने इतना उनके साथ विचरे हैं, पर जब आप यहाँ पे आए 9 दिसंबर को पहले दिन जब आए, आपने कैसा यहाँ पे माहौल देखा था? देखिए, मैं यहाँ 9 दिसंबर को आया था, उस समय मेरे को टिकरी बॉर्डर मेरे पास पड़ता था, और उस समय हमारे यहाँ मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी कि वहाँ खालिस्तानी है, आतंकवादी है, सिंगू बॉर्डर के लिए खासकर ऐसे फुटेज दिखाई जा रही थी। तो उसी समय मैंने फैसला किया कि मेरे को सिंगू बॉर्डर ही जाना है।
तो मैं जब यहाँ आया, क्योंकि मेरे को हकीकत जाननी थी और हकीकत देश को बतानी थी, ये भी मेरा एक एम था। मेडिकल ट्रीटमेंट तो खैर करना ही है, एक मेरे को मैसेज भी देना था कि देश में मीडिया क्या दिखाता है और हकीकत क्या है। और मैं जब यहाँ आया तो बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, बिल्कुल विपरीत पाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा पाया। और मैंने यहाँ ओरिजिनल हिंदुस्तान पाया कि हिंदुस्तान क्या है और क्या था पहले, वैसा पाया, वैसा प्रेम पाया। कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, किसी धर्म का भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हमसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि तू हिंदू है, तू किस जाति का है। बराबर की मदद की, खाने पीने का। दूर दूर से लोग आते हैं, कभी हमें दवाइयाँ दे के जाते हैं, कोई क्या दे के जाता है, कपड़े हमारे खराब हो गई, कोई हमें कपड़े तक भी दे के जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपके ये लोअर खराब हो गया है, ये लोअर लीजिए। वो ये नहीं पूछते कि आप सिख हैं तो आपको देंगे या आप हिंदू हैं तो आपको देंगे, वो कोई जाति धर्म नहीं पूछते। बड़ा अलग माहौल है, इसमें रहने की इच्छा होती है। और इसको यदि इसमें नहीं आते तो बहुत जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था हमने, बहुत मिस कर देते। इतनी उम्र वैसे ही गंवाई थी। फिर आप ऐसे जब जहाँ पे रह रहे हैं, दवाइयाँ आपको कहाँ से आ रही हैं? जो आपने पहले बताया कि दवाइयाँ खत्म हो गई थी, अब दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं? अब क्या, जो लोकल लोग हैं आस पड़ोस के, वो जो हमसे यहाँ आते हैं, वो हमें अपने अपने नंबर देके जाते हैं या दवाएं ऑफर करते हैं। वैसे हमारे पास कई फ़ोन भी आते हैं कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में दवाइयों के लिए, तो हम उनको मना कर देते हैं, क्योंकि हम जो लोकल लोग आ रहे हैं आसपास के, जैसे दिल्ली से हैं या सोनीपत से हैं, पानीपत से हैं, उनके सबके नंबर हमारे पास हैं। तो हम छोटी छोटी मात्राओं में दवाई लेते हैं, उससे क्या आंदोलन मजबूत होता है। जितने ज़्यादा 10,000 की दवाई आप एक जने से ले लोगे तो एक जना जुड़ेगा, लेकिन मैं 500 रुपये की, 1,000 रुपये की दवाई, 1,000 रुपये की दवाई 20 जनों से लूंगा तो 20 परिवार इस आंदोलन से जुड़ेंगे, उनकी भावना जुड़ेगी। तो मैं छोटी छोटी दवाइयाँ सबसे लेता हूँ। 2 दवाई किसी को बता दी, 3 दवाई किसी को बता दी, कफ सिरप किसी को बता दिया, इस एंटीबायोटिक किसी को बता दी। इस तरह से दवाइयाँ लगातार आती जाती हैं। यहाँ पे लोकल लोग जो रहते हैं, जो आसपास के हैं, वो भी आपके पास आते हैं? हाँ हाँ, उनसे कोई भेदभाव। हम देखिए, हम तो ऐसे नहीं थे पहले, लेकिन जब लंगरों की सेवा देखी ना, लंगर वाले जब बिहारियों को खिला रहे हैं, जो लेबर है, यूपी की लेबर है, उनको खिला रहे हैं, उनसे कोई भेदभाव नहीं करते, तो हमने भी ये सीखा इनसे। फिर हमने भी सबको इलाज करना शुरू कर दिया। अब वो लोकल लेबर है, वो भी हमें जानते हैं, यहाँ के कुंडली के गाँव के सब बच्चे भी हमें जानते हैं, उनका भी इलाज करते हैं। कभी आसपास कोई बीमार होता है तो उनके यहाँ तक नहीं आ पाता है तो वहाँ तक भी जाना पड़ता है, लोकल के यहाँ भी जाते हैं हम। यहाँ पे डॉक्टर साहब कैसे लोग मतलब दवाई लेने आते हैं? क्या क्या ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं यहाँ पे लोगों का? देखिए, जनरलाइज तो सर्दी जुकाम खांसी, और कई जने अपनी दवाइयाँ भूल के आ गए, क्योंकि वो इतना लंबा आंदोलन चलेगा ऐसा सोच के नहीं आए थे ना। तो बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ भूल के आ गए हैं, वो दवाइयाँ लेने आते हैं। और जो थकावट से रिलेटेड बीमारियाँ हैं वही हैं, और अस्थमा, सांस की जो बीमारी है वो, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया, उसका पोल्यूशन है, तो धूल बहुत उड़ रही है, और कोहरा है तो फॉग बन जाता है, स्मॉग बन जाता है धुआं के साथ मिलके, तो वो बीमारियां हैं। तो उस तरह की साधारण बीमारियां हैं यहाँ पे। उनका आप जब आते हैं उनका कोई नाम पता भी लिखते हैं भी, कहाँ से आए हैं, क्या उनको मेडिसिन दी है, सब कुछ रिकॉर्ड में लिखते हैं? ना, मैं रिकॉर्ड में नहीं लिखता, क्योंकि शुरू में मैंने ये कोशिश करी थी 1-2 दिन जब मैं यहाँ नया आया था। तो क्या, फिर थोड़ा सा नाम पते नोट करते हैं, किसी का मोबाइल नंबर नोट करते हैं, तो लोग शक की दृष्टि से देखने लग जाते हैं कि यार ये हर जने के नंबर नोट क्यों कर रहा है। क्योंकि कई जगह सरकारी एजेंसियां भी इस तरह की हैं जो झूठे सर्वे करने के नाम पे यहाँ पे नाम पते नोट कर रही हैं। तो मैंने नाम पते लिखना फिर छोड़ दिया, क्योंकि उससे मैं संदेह के घेरे में आ जाता कि ये नाम पते क्यों लिख रहा है सबके। तो इसलिए फिर मैंने नाम पते लिखना छोड़ दिया है, काम से मतलब है। आप बिल्कुल यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, ये भी एक आपने अपने बड़ी बात है, पर आप आंदोलन को कैसे देखते हैं? किस नज़र से आपको लगता है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं कैसे हैं? आप आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस आंदोलन ने अपना 80% प्राप्त कर लिया है। इतने सालों से जो देश में जाति के, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाया जा रहा था पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, उससे यह आंदोलन ऊंचा उठ चुका है। अब इसमें सारी जाति, सारे धर्म के लोग शामिल हो चुके हैं। तो आंदोलन ने 80% गोल तो अपना प्राप्त कर लिया। अब इनको आपस में नहीं लड़ा सकते हैं, न हरियाणा को पंजाब से लड़ा सकते हैं, न हिंदू को सिख से लड़ाया जा सकता है। 26 तारीख को, 27 तारीख को वो कोशिश भी हो गई, वो भी नाकाम हो गई। तो मैं अब आंदोलन को देख रहा हूँ, आंदोलन ने मेन उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं। अब लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। अब केवल शहरी जनता जो है ना, इस आंदोलन की सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगी। शहरी जनता को इस पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसको समझने की जरूरत है। वो भी अभी भी नेशनल मीडिया में उलझी हुई है और समझ नहीं रही कि ये आंदोलन उनके लिए लड़ा जा रहा है। किसान इस आंदोलन को लड़ रहा है शहरी जनता के लिए। कंज्यूमर तो वो है, अंत में सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव शहरी जनता पे पड़ेगा, मिडिल क्लास पे पड़ेगा। ये आंदोलन किसान उनके लिए लड़ रहा है, ये समझना चाहिए उनको।
फिर आपको क्या लगता है कि किसानों की जीत निश्चित है? जीत बिल्कुल निश्चित है, थोड़ा टाइम लगेगा, जीत बिल्कुल निश्चित है। जीत बिल्कुल निश्चित है। इन्होंने अपनी जीत के बहुत करीब आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से गांधीवादी सिद्धांत से ये लड़ रहे हैं ना, तो इसमें कोई हार का सवाल ही नहीं उठता। इनकी जीत निश्चित है। आप कोई सुनेहा लोगों को देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो एक सुनेहा भी जरूर हो, कि आप घर बार छोड़कर यहाँ पे बैठे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ना, मैं कह रहा हूँ ये एक मौका है। इस मौके को यदि इतिहास बनाया जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। यदि आप जिंदगी भर गुरुद्वारे में गए, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया, मंदिर में गए, पूजा की, मस्जिद में गए और यहाँ पे नहीं आए, इस समय आप चुप रहे, तो आपका किया धरा सब बेकार है। ये धर्म की लड़ाई है, ये सच्चाई की लड़ाई है। इस समय साथ नहीं दिया तो आपका पढ़ाई लिखाई, आपका धर्म पे किया गया काम सब बेकार है। वो सब कुछ हमने पढ़ा था, करा था, आज के दिन के लिए करा था। ऐसा मौका दोबारा नहीं आना चाहता। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, इस आंदोलन में जिस भी तरह से सहयोग करें, चाहे घर बैठे सहयोग करें, कैसे भी सहयोग करें, कोऑपरेट करें और इनको समझें। सबसे बड़ी बात, कम से कम इनको गलत तो न समझें, और जो इनको गलत बोल रहे हैं उनके सपोर्ट में तो न खड़े हों। सहयोग नहीं कर सकते तो इनका विरोध नहीं करें कम से कम, और इनके लिए गलत शब्द का उपयोग नहीं करें इन किसानों के लिए। प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आखिर में एक सवाल और है, आप वापस जाने के लिए क्या सोच रहे हैं? अभी आपने पहले भी बताया था कि जाना है, कब जाना है? नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। यदि राजस्थान सरकार मेरी छुट्टियां बढ़ा दे तो मेरे को नहीं जाना है, क्योंकि वीआरएस उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया। वो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को इस नौकरी से छुट्टी दे दें। वो कल उन्होंने मेरा इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया है। इस्तीफा भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं और मेरी छुट्टियां भी नहीं बढ़ा रहे हैं, मेरी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो बीच में फंसा हुआ हूँ। तो वो चाह रहे हैं कि मैं वहां आ जाऊँ। तो वो या तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले, नौकरी से नहीं करनी मुझे नौकरी। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं प्राइवेट अपनी नौकरी कर लूंगा, कहीं भी नौकरी कर लूंगा। मेरी वाइफ कमा रही है, वो बच्चों को पाल लेगी। मैं वैसे भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा था अपने परिवार की, कई टाइम से दूसरे जगह पैसा खर्च कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ वो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें या मेरी छुट्टी देते हैं, तो मैं यहाँ लंबे टाइम तक रह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी, आपकी पत्नी घर को चला लेगी, पर इतना महंगाई में 3 आपके बच्चे हैं, बेटियां हैं, इतनी महंगाई में कैसे आपका काम चलेगा? ना, हम शुरू से ही 10-15 साल से, देखिए, मैं इसी तरह से, मैं इतनी गायें जो पाल रहा था, लगभग मेरी पूरी सैलरी 10-15 साल से जो स्ट्रीट काउस के ऊपर खर्च हो रही थी। और मेरी वाइफ ही मेरे बच्चों का प्रोटअप कर रही है, वही मेरे बच्चों की पढ़ाई का सारा देख रही है। मैं तो एक तरह से फिजिकली अपने परिवार के लिए मौजूद था कि हाँ पापा मौजूद हैं, बाकी मैं अधिकतर समय इधर उधर के कामों में ही देता था। तो परिवार का पूरा सपोर्ट है, फैमिली का पूरा सपोर्ट है। इनडायरेक्टली मैं यहाँ बैठा हूँ तो आज मेरी वाइफ के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। ये पूरी टीम को मोटिवेट किया और एक ऐसी टीम बनाई जो 24 घंटे काम करे। उस समय मैं पूरे कोरोना काल में मैंने अस्पताल के बाहर बैठ के मरीज देखे, और आप सोचिए मैंने लगातार 4 महीने बिना छुट्टी लिए और बिना घर गए हुए मरीज देखे। 29, जब गवर्नमेंट कह रही थी मरीज देखना मना है, कि केवल जो आपको लग रहा है कोरोना सस्पेक्ट पेशेंट वही देखने हैं, हमारे बड़े बड़े अस्पताल बंद थे। राजस्थान के अंदर, मैं तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है ये मेरा, कि मैंने 29,000 मरीज देखे सड़क पे बैठ के, हॉस्पिटल के बाहर। और कई बार ऐसा होता था, मरीज देखने के बाद जब मैं फ्री हो जाता था तो लॉकडाउन का पालन करने पूरी टीम को लेकर निकल जाता था। दुकानें जो खुल रही है 11 बजे बाद, उनको बंद कराने निकल जाता था। कंडीशन ये थी कि बैंक में जब 500-500 रुपए जमा हो रहे थे और भीड़ पड़ रही थी, तो पुलिस वाले मुझे बुलाते थे कि डॉक्टर साहब भीड़ कंट्रोल नहीं हुई, आप आओ, आपसे सब डरते हैं ये, क्योंकि उनका सबको मेरे से काम पड़ता था अस्पताल में और मेरे से व्यवहार था। तो मैं बैंक जाता, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराता। इवन आप ताजुब करेंगे, शराब के ठेकों पे से जाके मैंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई है। शराब के ठेके टाइम पे बंद करवाए हैं। तो उस समय मेरी सबसे दुकान वालों से भी दुश्मनी हो गई थी और शराब वाले के ठेकेदारों से दुश्मनी हो गई थी। और कई लोग तो मेरे को बोलते थे कि ये नया थानेदार आया है क्या, इस तरह के कमेंट थे। मैंने 4 महीने लगातार लॉकडाउन में और कोरोना टाइम में लगातार बिना घर जाए काम किया। बीच में तो एक बार मेरी बच्ची को अपेंडिक्स भी हुआ, तो मेरी फैमिली ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया और खुद ही जाके अपेंडिक्स का उसका ऑपरेशन करा के आ गए। तो क्योंकि उनको पता था ये आदमी आने वाला है नहीं। तो इस तरह के काम मैं करता रहा हूँ। अब आप देखिए कि मेरे यहाँ पे जो कोरोना की एम्बुलेंस थी, हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस है, तो वो उसने 2000 कोरोना पॉजिटिव केस कैरी किए हैं। उन दोनों मेरे एम्बुलेंस वालों ने, वो इतनी अच्छी तरह से मोटिवेटेड थे कि दूसरे एरिया के कोई एम्बुलेंस कोरोना पॉजिटिव के नाम से देर से पहुंचती थी, मेरी एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंचती थी दूसरे एरिया में भी।
वो उनको मैंने इतना तरह से मोटिवेट करा था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे लिए, पूरे परिवार के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था मैं दान मांग के करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम चिंता मत करो। तो दोनों ड्राइवर मेरे 24 घंटा मेरे साथ रहते थे और सबसे पहले मेरी एम्बुलेंस जाती थी कोरोना पॉजिटिव आती ही। 2000 पॉजिटिव केस को मेरी डिस्पेंसरी की एम्बुलेंस लेके गई। ये भी रिकॉर्ड है पूरे राजस्थान में, कोई एम्बुलेंस ने इतना पेशेंट कैरी नहीं किया होगा। और पूरे राजस्थान में किसी डॉक्टर ने कोरोना टाइम में 29,000 मरीज नहीं देखे होंगे। ये मरीज तो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन हमारे गवर्नमेंट की एंट्री होती है वो है। उसके बाद मैंने 5 दिन की छुट्टी मांगी थी। 29,000 मरीज कोरोना टाइम में देखने के बाद मैंने 5 दिन की छुट्टी मांगी थी। मैंने कोई इनाम नहीं मांगा था कि मुझे अवार्ड दे दो। और सड़क पे घूमने के बाद ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हैं कि मैं सड़क पे घूम रहा हूँ। मैं 5-5 किलोमीटर पैदल चल के दुकानें बंद कराता था मरीज देखने के बाद। जो टाइम था उसको लॉकडाउन को पालना के लिए करता था। 3 महीने तक जब सब तरफ पॉजिटिव केस आ रहे थे, 3 महीने तक एक भी मेरे एरिया में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। सबसे लास्ट में पॉजिटिव केस हमारे यहाँ आया। और उस दिन भी मैं माइक लेके, हैंड माइक लेके गली गली में घूम रहा था कि पड़ोस में पॉजिटिव केस आ गया है, यहाँ पे सब बंद करो। उस तरह से रात दिन मैंने एक किया कोरोना टाइम में। पर सरकार की तरफ से कुछ फिर सम्मान मिला या नहीं? ना सम्मान क्या मिलेगा, उसके बाद ये छुट्टियां नहीं मिली। एक बार हम जो सफाई के हिसाब से मेरी डिस्पेंसरी नंबर 1 आई थी। कायाकल्प हमारे यहाँ योजना होती है सफाई के लिए, मुझे इनाम के लिए बुलाया था कि 11 बजे आइए, आपका सम्मान 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा। तो मैंने कहा 11 बजे तो तुम भारत रत्न दोगे तो भी नहीं आऊंगा, क्योंकि 11 बजे तो मेरा आउटडोर का टाइम होता है, मरीज देखने का टाइम होता है। तो मरीज को छोड़ के मैं सम्मान लेने कैसे आऊंगा? तो मैंने कहा मैं कंपाउंडर को किसी को भेज रहा हूँ, उसको मेरा इनाम दे दीजिए। तो मेरा वो इनाम लेने भी मैं नहीं गया। उन्होंने दिया इनाम तो? हाँ, उनको दे दिया इनाम। मैं इनाम लेने नहीं, क्योंकि इनाम के लिए काम नहीं करते ना। काम इनाम के लिए नहीं करते, काम सम्मान के लिए नहीं करते ना। काम अपने आत्मा को खुश करने के लिए करते हैं। यहाँ भी आए इनाम लेने थोड़ी आए हैं, इसलिए काम करके चुपचाप चले जाएंगे और वापस गुम हो जाएंगे। ਧੰਨਵਾਦ हमारे साथ बात करने के लिए। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ABP ਸਾਂਝਾ, जोश जज्बा जुनून।